नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रशिया और नेटो के बीच जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पर क्या आपको पता है कि बाल्टिक सी रीजन रशिया और नेटो के बीच में एक नई बैटलफील्ड बन गया है। ये बाल्टिक सी सिर्फ एक बॉर्डर बॉडी नहीं है, यहाँ चल रही है एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गेम जिसमें रशिया अपनी हर छुपी हुई चाल चल रहा है और नेटो हर मूव को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रशिया अपनी स्ट्रेटेजीज को एक्सपेंड कर रहा है, नेटो के रिस्पॉन्सेज के बारे में और इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एक ग्लोबल चेसबोर्ड की कहानी है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं इस पूरे इशू का बैकग्राउंड। सबसे पहले समझते हैं कि बाल्टिक सी रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्या। ये एक एनक्लोज सी है जहां से रशिया, यूरोप और स्कैंडिनेविया के बीच में ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट होती है। अगर आप मैप पे देखें बाल्टिक सी को, तो एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और उसके साथ ही कैलिनग्रैड जो रशिया का एक्सक्लेव है, स्वीडन, फिनलैंड, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी बाउंड्री जो है वो बाल्टिक सी के साथ टच करती है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यहां पर मौजूद कैलिनग्रैड की, कैलिनग्रैड रशिया का एक एक्सक्लेव है जो यूरोप में सिचुएटेड है, पोलैंड एंड लिथुआनिया के बीच में सैंडविच्ड है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। और ये कैलिनग्रैड जो है वो नेटो के लिए काफी ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि रशिया ने इस पूरे इलाके को हेविली मिलिटराइज्ड किया हुआ है। मिसाइल सिस्टम, नेवल बेसिस, सब रशिया यहां से ऑपरेट करता है ताकि वो नेटो कंट्रीज के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अपना दबदबा बनाए रख सके। और जब से फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, रशिया को लग रहा है कि उसका एक और बफर जोन खत्म हो गया है। फिनलैंड की नेटो मेंबरशिप के बाद रशिया की 1300 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो अब डायरेक्टली नेटो से टच करती है, जो कि पहले फिनलैंड और रशिया के बीच में मौजूद थी। क्योंकि फिनलैंड अब नेटो का पार्ट है, तो अब रशिया की बाउंड्री जो है वो फिनलैंड के साथ साथ नेटो कंट्रीज के साथ, नेटो के साथ भी टच करती है। ये है इस इशू का बैकग्राउंड। अब चलते हैं रीसेंट इवेंट्स पर। तो दोस्तों, करंट कंफ्लिक्ट क्या हुआ। रीसेंट न्यूज ये है कि रशिया ने अपने नेविगेशनल मार्कर्स जो कि बाल्टिक सी में सिचुएटेड थे उनको हटा दिया है। अभी जो नेविगेशनल मार्कर्स हैं इनका इस्तेमाल मैरीटाइम नेविगेशन के लिए किया जाता है, शिप्स की मूवमेंट के लिए किया जाता है, नेवी की मूवमेंट के लिए किया जाता है। पर रशिया ने अब इनको हटा दिया है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये रशिया एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। रशिया एक शतरंज की तरह अपनी चाल सूझबूझ कर चल रहा है। अपनी नेवल रूट्स को अनप्रेडिक्टेबल बनाकर नेटो को कंफ्यूज करने की प्लानिंग जो है वो रशिया ने कर रखी है, ताकि रशिया यह चाहता है कि नेटो को या दूसरी कंट्रीज को डायरेक्टली पता ना चले कि उसकी शिप्स और उसकी नेवी जो है वो किन रूट से ऑपरेट करती है। नेटो को अब अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, अपनी सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और रशिया की इस मूवमेंट जो है वो इस पूरे बाल्टिक सी के अंदर मैनेज करनी पड़ेगी। साथ ही रशिया की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक्ड हुए, कुछ रिपोर्ट्स लीक्ड हुई, जो ये कहते हैं कि रशिया बाल्टिक रीजन में अंडर वाटर कम्युनिकेशन केबल्स और पाइपलाइंस को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर का एग्जांपल है। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब होता है कि जब आप कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेटजीज के साथ साथ साइबर अटैक और इकोनॉमिक डिसरप्शन करने की कोशिश करते हो। इसका मतलब कि आप डायरेक्टली मिलिट्री अपनी एंगेज नहीं करते हैं, आप दूसरे तरीकों से, हाइब्रिड तरीकों से किसी कंट्री के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और नेटो नेटो की रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो उन्होंने रशिया के इस लीक डॉक्यूमेंट के बाद क्या रिस्पॉन्स दिया, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स और नेवल प्रेजेंस को इस पूरे इलाके के अंदर काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बाल्टिक रीजन की मैं बात कर रहा हूं। फिनलैंड और एस्टोनिया ने तो अपनी एंटी शिप्स मिसाइल को भी डिप्लॉय कर दिया है। पर क्या नेटो का रिस्पॉन्स काफी है? क्या रशिया का एग्रेसिव पोस्चर बाल्टिक सी को एक फ्लैश पॉइंट बना देगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डिटेल में कि बाल्टिक सी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, इनको ध्यान से सुनना। समझते हैं बाल्टिक सी की असली इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों पूरी दुनिया की, खास तौर पर नेटो कंट्रीज की जो नजर है वो इस पूरे इलाके के ऊपर बनी हुई है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये रीजन एक मेजर ट्रेड रूट है। ग्लोबल ऑयल, गैस और गुड्स, बहुत सारा जो यूरोप का ट्रेड है वो इस इलाके से पास करता है। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो भी बाल्टिक सी के अंदर सिचुएटेड है। ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रशिया से यूरोप तक गैस लेकर जाती है, यहीं से गुजरती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि ये मिलिट्री चेक पॉइंट भी है। अगर रशिया बाल्टिक सी को डोमिनेट करता है तो नेटो की जो नेवल मूवमेंट है वो इस पूरे इलाके के अंदर काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, इंपैक्ट हो सकती है। ये था दूसरा पॉइंट। अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो ये एक सिंबॉलिक बैटलफील्ड भी है। रशिया के लिए ये अपनी पावर असर्ट करने का एक मौका है और नेटो के लिए रशिया को कंटेन करने की एक और जगह है। पर दोनों में से कौन कामयाब होता है ये तो फ्यूचर की बात है, इसके ऊपर भी हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। अगर हम बहुत डिटेल में जाकर बात करें कि यहां से जो गैस पाइपलाइंस गुजर रही हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गैस पाइपलाइंस का ही सारा खेल है, ट्रेड का ही सारा खेल है।
तो बाल्टिक सी से गुजरने वाली जो गैस पाइपलाइंस है उनका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। शायद आपने नाम इनका सुना ही होगा। ये पाइपलाइंस रशिया से जर्मनी और पूरे यूरोप तक नेचुरल गैस सप्लाई करने का काम करती हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए हर साल लगभग 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, जो यूरोप की नेचुरल गैस डिमांड का 40% सप्लाई करती है। अगर आप इस ग्राफ को देखें, रशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होती है, सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो इस नेचुरल गैस की ही होती है। यूरोप जो है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और रशिया के पास नेचुरल गैस के भंडार मौजूद है। रशिया यूरोप को गैस सप्लाई पिछले कई दशकों से करता हुआ आ रहा है और यूरोप की डिपेंडेंसी जो है वो रशिया के ऊपर बनी हुई है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो सबसे मेजर ऐसी पाइपलाइन है जो रशिया से यूरोप तक गैस लेकर जाती है हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर। और इसी के साथ इसके पैरेलली ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी बिछाई गई थी, उसको भी डिजाइन किया गया था, पर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से जो सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, उसके चलते इसका काम जो है वो बीच में रुका हुआ है। इसकी कैपेसिटी को अभी तक पूरी तरीके से फुली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ये पाइपलाइन सिर्फ एनर्जी का ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का भी एक बड़ा वेपन है। रशिया इन पाइपलाइंस के जरिए यूरोप पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनाकर रखता है। अगर ये पाइपलाइंस डिसरप्ट होती हैं तो एनर्जी जो यूरोप तक पहुंचती है, एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा यूरोप को, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइसेस पर होगा। सिर्फ यूरोप पर ही नहीं होगा, पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर जो है वो हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर हम ब्रॉडर इंप्लीकेशन की बात करें, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है, तो दोस्तों बाल्टिक सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका इंपैक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर कैसे होगा वो समझना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। अगर रशिया बाल्टिक रीजन में अपने एग्रेसिव टैक्टिक्स में सक्सेसफुल होता है तो वो आर्कटिक रीजन में भी सिमिलर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकता है और आर्कटिक इलाके को भी वो डोमिनेट कर सकता है। दूसरा, ये नेटो की यूनिटी को टेस्ट करेगा। अगर नेटो एक स्ट्रॉन्ग और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स नहीं देता तो चाइना और ईरान जैसी जो कंट्रीज हैं वो और भी ज्यादा बोल्ड हो जाएंगी और अपने अपने रीजन के अंदर अपनी अपनी एग्रेशन को और बढ़ाने का काम भी करेंगी। तीसरा, अगर हम बात करें, इससे ग्लोबल ट्रेड पर इंपैक्ट होगा। बाल्टिक सी के रूट्स अगर अनसेफ बन गए तो एनर्जी प्राइसेस और गुड्स के रेट्स ग्लोबल लेवल के ऊपर बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये और ज्यादा बढ़ती है तो उससे यूरोप और पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज और हमें समझनी चाहिए, वो है बाल्टिक रीजन के साइबर वल्नरेबिलिटी। रशिया का यह मानना है कि फिजिकल कंफ्लिक्ट से पहले साइबर अटैक्स एक ज्यादा इंपैक्टफुल और कॉस्ट इफेक्टिव वेपन है। जैसे यूरोप से रशिया तक जो गैस पाइपलाइंस हैं, वैसे ही इस पूरे इलाके के अंदर बहुत सारी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं उनको बिछाया गया है, अंडर वाटर सी केबल्स को बिछाया गया है। और रशिया का जो सीक्रेट लीक्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इसी की बात की गई थी कि रशिया फ्यूचर में इनको भी अटैक कर सकता है। लिथुआनिया और लैटविया जैसी बाल्टिक स्टेट्स ने पहले भी रशियन स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स फेस किए हैं। नेटो भी अब साइबर डिफेंस ड्रिल्स पर फोकस कर रहा है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स तक लिमिटेड नहीं है। एक सक्सेसफुल साइबर अटैक पूरा सप्लाई चेन कोलैप्स कर सकता है और इसीलिए बाल्टिक रीजन में साइबर वॉरफेयर का रिस्क हमेशा बना रहेगा। अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें रशिया की हाइब्रिड वॉरफेयर और उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में इस पूरे इलाके के अंदर, तो हमको ये इशू और ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, रशिया के टैक्टिक्स सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन तक लिमिटेड नहीं है, वो हाइब्रिड वॉरफेयर का यूज कर रहा है जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी शामिल है, डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, इकोनॉमिक प्रेशर भी इंक्लूडेड है। बाल्टिक कंट्रीज जैसे लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जो नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों के मेंबर हैं, उनके अंदर रशिया अपनी इन्फ्लुएंस को सटली स्प्रेड करने की कोशिश करता है। रशिया के प्रो रशियन ग्रुप्स जो है वो इन कंट्रीज के अंदर सिचुएटेड हैं और रशिया लगातार उनको सपोर्ट करता है, उनकी मीडिया के थ्रू अपनी नैरेटिव को स्प्रेड करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो इकोनॉमिक सैंक्शंस और साइबर अटैक जैसे टूल्स का भी इन कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग फ्यूचर में कर रहा है। ये स्ट्रेटेजी असिमेट्रिक वॉरफेयर के रूप में काम करती है जिसमें रशिया डायरेक्टली मिलिट्री एंगेजमेंट के बजाय इनडायरेक्ट मेथड से अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अगर रशिया अपनी इस अप्रोच में सक्सेसफुल होता है तो नेटो का रिस्पॉन्स काफी चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन मुश्किल हो जाता है क्योंकि रशिया डायरेक्ट मिलिट्री एंगेज ही नहीं कर रहा है। और ये ऐसी टेंशंस क्रिएट करता है जो डायरेक्टली कंफ्लिक्ट में नहीं बदलते पर ग्रेजुअली जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आप समझ गए होंगे कि बाल्टिक सी रीजन सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। रशिया की हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी और नेटो का डिफेंसिव डिफेंस जो है एक नए कोल्ड वॉर के शंखनाद के रूप में आपको सुनाई दे रहा होगा। पर सवाल यह है कि टेंशन जो है ये एक बड़े कंफ्लिक्ट में बदलेंगे, ये दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा चोक पॉइंट बन चुका है। दुनिया की नजर इस पूरे इलाके के ऊपर बनी हुई है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।